Hello students, in today's video lecture we will discuss about types of risk involved with investment of mutual fund and how these risks are calculated. जब भी हम रिस्क को डिफाइन करते हैं, ये रिस्क हमेशा ही एक्सपेक्टेशन के साथ होता है। क्या कहना चाहता हूँ, रिस्क एक डेविएशन है, रिस्क एक डिफरेंस है व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट वी गेट। हम क्या चाहते हैं और क्या मिल रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को रिस्क कहते हैं। तो रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है? इन्वेस्टर्स हु बाय एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट टू मेक अ रिटर्न ओवर टाइम हॉराइजन। एक टाइम ड्यूरेशन पे इन्वेस्टर पैसा डालता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि 1 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा, 3 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा, 10 साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा। द एक्चुअल रिटर्न दैट दे मेक ओवर दिस होल्डिंग पीरियड may be very different from the expected return. सपोज मैंने 1 लाख रुपया डाला और 3 साल बाद सोच रहा हूँ कि वो 1.5 लाख हो जाएगा। तो जो 1.5 लाख है दैट इज माई एक्सपेक्टेड, और 3 साल बाद जो एक्चुअल में मिलता है वो हो सकता है कि 1,40,000 हो या 1,60,000 हो। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट वी एक्चुअली रिसीव। और ये जो डेविएशन हो रहा है, ये जो डिफरेंस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क के टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क। तो टाइप्स ऑफ रिस्क की अगर हम बात करें तो ये है मार्केट रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। तो ये 5 टाइप के रिस्क हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के रिस्क हैं और बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, डाइवर्सिफाइड, नॉट डाइवर्सिफिएबल, ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन है। हम बहुत सिंपल से इन रिस्क को म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं 5 टाइप के रिस्क हैं: मार्केट रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क। याद रखेंगे, ये पांचों रिस्क हर एक म्यूचुअल फंड के साथ हो ऐसा जरूर नहीं है। ये डिपेंड करेगा किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। इक्विटी रिलेटेड है तो शेयर मार्केट का ज़्यादा इफेक्ट आएगा। डेट रिलेटेड है तो लिक्विडिटी का, क्रेडिट का ज़्यादा या इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा रिस्क आएगा। बैलेंस्ड है तो दोनों रिस्क का बैलेंस हो रहा होगा। सो म्यूचुअल फंड के टाइप पे, इन्वेस्टमेंट के टाइप पे ये रिस्क का वेरिएशन होता है। चलिए एक एक रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड, जो हमने ऊपर टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड, उनको हम लोग समझ रहे हैं। पहला हमने डिस्कस किया मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क इज अ रिस्क विच में रिजल्ट इन लॉसेस। रिस्क नॉट नेसेसरी लॉसेस, एक्चुअल सेंस में फाइनेंस में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गेन होना भी रिस्क है और एक्सपेक्टेड से कम गेन होना भी रिस्क है। हम चाहते थे 1.5 लाख, 3 साल के बाद वो 1,40,000 हुआ तब भी रिस्क है, 1,60,000 हुआ तब भी फाइनेंस के डेफिनेशन में रिस्क है। सो यहाँ पे मार्केट रिस्क इज अ रिस्क विच में रिजल्ट इन लॉस फॉर एनी इन्वेस्टर ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट मतलब जैसे अभी शेयर मार्केट की अगर हम हालत देखें तो पूरा शेयर मार्केट गिरा है, सारे इन्वेस्टमेंट जो है बियर हो चुके हैं, बियरिश है, लॉस में जा रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट क्यों जा रहा है? ये ग्लोबल सिनारियो है जो कोरोना का इफेक्ट है, क्योंकि लोग ट्रेड नहीं करें, क्योंकि सभी लोग इस डायलेमा में है कि मार्केट कब ओपन होगा, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, किस तरीके से ग्रोथ होगा। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट परफॉर्म कर रहा है और ये मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, नीचे परफॉर्म कर रहा है, लो परफॉर्मेंस है। तो इस लो परफॉर्मेंस की वजह से लॉसेस हो सकते हैं। So there are lot of factors that affect a market. A few examples are natural disaster. अगर किसी पर्टिकुलर
सेक्टर में बाढ़ आ गया, या समझ लीजिए कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को परफॉर्म करने के लिए। जैसे चाइना में वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था। सो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है, या इन्फ्लेशन, जैसे जिम्बाब्वे की बात करें तो उसका पूरा मार्केट क्रैश हो गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो महंगाई बढ़ जाएगी। रिसेशन, जो इस समय सिचुएशन ओवरऑल मार्केट फेस कर रहा है, रिसेशन हो सकता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, फ्लक्चुएशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट हो सकता है, एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से आप देखिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन जनरली मीन्स फोकसिंग, यहां ध्यान देंगे, फोकसिंग ऑन जस्ट वन और टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओनली। हम अपना सारा का सारा पैसा केवल एफडी कर दें तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सारा का सारा पैसा हम केवल एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डाल दें, सारा का सारा पैसा हम केवल एक शेयर में ही डाल दें, एसबीआई लेट्स से इन्फोसिस के शेयर को ही खरीद लें, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। So concentrating a considerable amount of person's investment in one particular scheme is never a good option. Maybe the profits will be huge if lucky, but losses will be pronounced at times. See, ये इसी तरीके से है कि हमें सारा पैसा एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, हमें पैसे को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अलग अलग करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ अमाउंट हम एफडी करें, तो कुछ पोस्ट ऑफिस में डालें, कुछ म्यूचुअल फंड में डालें, कुछ शेयर मार्केट में डालें, कुछ का प्रॉपर्टी खरीद लें। म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं तो सारा का सारा म्यूचुअल फंड एक ही टाइप का नहीं होना चाहिए, कुछ इक्विटी फंड होना चाहिए, कुछ डेट फंड होना चाहिए। किसी को आप लमसम वाला इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट दैट इज एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए। एडवांटेज क्या होगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो रिड्यूस होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग पोर्टफोलियो में होगा, डाइवर्सिफाइड होगा। इससे एडवांटेज ये होगा कि जब ग्रोथ मिलेगी तो हर एक डायरेक्शन की ग्रोथ मिलेगी, और अगर लॉस हो रहा होगा तो हर एक डायरेक्शन के मिनिमम लॉस हमें मिलेंगे, तो लॉस विल बी मिनिमम, प्रॉफिट विल बी कंपैरेटिवली, प्रॉफिट विल आल्सो बी एवरेज्ड आउट, बट ये हमारे रिस्क को रिड्यूस कर देगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क को रिड्यूस करेगा। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जहां पे हम अपना सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर फंड या एक पर्टिकुलर मार्केट में ही लगाएं। नेक्स्ट रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, दिस इज फॉर डेट रिलेटेड फंड। डेट रिलेटेड फंड मतलब जहां पे हमारा पैसा का पोर्टफोलियो है जो डेट से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, और लोन से जब इंटरेस्ट आएगा वही इंटरेस्ट हमें मिलता है। सपोज वो इंटरेस्ट ना आए या इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाए तो हमारे ऊपर एक रिस्क आ जाती है। चलिए समझते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट changes depend on the credit available with lender and demand from borrower। तो जो इंटरेस्ट रेट है ना, अगर बोरोवर मतलब जिसको पैसे की जरूरत है, और लेंडर मतलब जो जिसको पैसा देना है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो लेंडर हो गया, और जिसको पैसे की जरूरत है वो बोरोवर। अब सपोज बोरोवर को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस केस में वो किसी भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा बोरो कर सकता है, तो हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। उसी केस में अगर हम करंट सिचुएशन देखें, ये जो कोरोना इफेक्ट है, लॉकडाउन सिचुएशन, इस सिचुएशन में देखें, हम अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम डेट फंड में डालना चाहते हैं, उस डेट को लेने वाला कोई नहीं है इस समय, क्योंकि हर जगह तो मार्केट बंद है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा है, कंपनी में वर्क रुका हुआ है, तो किसको पैसे की जरूरत है। ऐसे केस में बोरोवर्स लेस रहेंगे, और अगर कोई बोरो भी कर रहा होगा तो बहुत कम रेट पे बोरो करेगा। सो ये जो इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन है, हाई इंटरेस्ट रेट टू लो इंटरेस्ट रेट, ये जो फ्लक्चुएशन है दैट इज एन रिस्क, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क।
दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब लेंडर, इन्वेस्टर और बोरोवर का जो डिमांड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो ज्यादा रिटर्न चाहता है, और जो पैसा लोन फॉर्म में लेना चाहता है वो कम से कम रेट पे लोन लेना चाहेगा। तो इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट पीरियड में रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इंटरेस्ट रेट का जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क इज जहां पे आप रिडीम करना चाहते हो। आपने म्यूचुअल फंड खरीदा था, अब आप चाहते हो कि अब वो म्यूचुअल फंड को हम रिडीम कर लें, अब हमें पैसे की जरूरत है, उस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लें। So liquidity risk refers to the difficulty in redeem an investment without incurring a loss in the value of the instrument. लिक्विड करना, रिडीम करना, रिडम्पशन करना, और उससे रिलेटेड जो रिस्क है, कौन सा रिस्क? हमने आज देखा कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू एक्स अमाउंट है, और जब हम रिडीम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? शेयर मार्केट रिड्यूस हो रहा है, या उसके रिडम्पशन में कुछ चार्जेस लग रहे हैं, या रिडम्पशन अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, या इंस्ट्रूमेंट का अमाउंट कुछ रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, या ये लिक्विड होने में, रिडीम होने में इसको टाइम लग रहा है। रिडीम होने में अगर टाइम ले रहा है, दैट इज अगेन अ लिक्विडिटी रिस्क। इट कैन ऑल्सो अकर व्हेन अ सेलर इज अनेबल टू फाइंड अ बायर फॉर द सिक्योरिटी। जैसे इसको शेयर मार्केट के टर्म में समझते हैं। सपोज आज करंट सिचुएशन में, लॉकडाउन सिचुएशन में, मैं अपने शेयर को बेचना चाहता हूँ, पर शेयर को कोई खरीदने वाला होगा तभी तो बिकेगा। अब अगर वो शेयर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मेरा जो शेयर है वो रिडीम नहीं हो पा रहा है, मुझे पैसा नहीं मिल पा रहा है। दिस इज लिक्विडिटी रिस्क। इसी तरीके से मैं म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड को रिडम्पशन के समय रिडम्पशन में ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि लोग उसको परचेज नहीं कर रहे, या जो फंड मैनेजर है वो उसको रिडीम नहीं कर पा रहा है, रिडीम नहीं कर रहा है। सो दिस इज माई लिक्विडिटी रिस्क। समटाइम्स ड्यू टू लैक ऑफ बायर्स इन द मार्केट, you might be unable to redeem your investment when you need them the most. जब आपको, जिस समय आपको पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है, और कोई उसको लिक्विड करने के लिए तैयार नहीं है, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट रिस्क देखते हैं, क्रेडिट रिस्क। सो क्रेडिट रिस्क मींस, क्रेडिट रिस्क के बारे में समझते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क मींस दैट issuer of the scheme is unable to pay what was promised as interest or as return. जैसे फंड मैनेजर, जब हम म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे थे तो फंड मैनेजर ने बोला कि इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में डालिए, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को खरीदिए और आपको ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न मिलेगा। वो कहीं पेपर पे तो लिख के नहीं देता, बट वो बोलता है, क्योंकि वो पेपर पे लिख देगा तो फंस जाएगा। वो बोलता है कि 12% तो मैं आपको पक्का ही दिला दूंगा। आपको खुश करना है, आपको म्यूचुअल फंड बेचना है, तो उसने ऐसा बोला कि 12% तो आपको मिल ही जाएगा। और वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, वो विद कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है। उसने देखा है कि पिछले 3 साल से 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे 12% तो मिल ही जाएगा। पर जब रिडीम करने की बात आई, जैसे इस समय हमने म्यूचुअल फंड अगर 2 साल पहले खरीदा होता, उस समय जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो बोलेगा हाँ 12 से 15% तो मिलेगा, पर अगर आज इस लॉकडाउन सिचुएशन में मैं रिडीम करने जाऊं तो 12% या 6%, 7% से ज्यादा नहीं मिल रहा। नाउ उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर की जो क्रेडिबिलिटी थी, ट्रस्ट वर्दीनेस था, वो रिड्यूस हो गया, उसका विश्वास जो है वो रिड्यूस हो गया। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। So credit risk means that the issuer of the scheme का issuer कौन है? इस केस में fund manager is issuer of the scheme, is unable to pay what was promised. Usually ऐसे सिचुएशन में जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज होती हैं, और वो म्यूचुअल फंड या किसी भी टाइप के फंड को रेटिंग असाइन करती हैं। So agencies which handle investments are rated by rating agencies on these criteria. So a person will always see that firm with high rating will pay less and vice versa. तो अगर ऐसा आता है, so this is credit risk. Credit risk कहाँ है? जहां पे फर्म की रेटिंग हाई है
वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ट्रस्ट वर्दी है, उसकी क्रेडिट हाई है, लेकिन वो लेस पे कर रहा है, तो उसका स्कीम क्रेडिट रिस्क के अंदर है। दिस कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। आगे बढ़ते हैं। अब हम मेथड्स टू कंप्यूट रिस्क, रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, कितना डेविएशन हो रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था एक्स अमाउंट, हमने एक्सपेक्ट किया था 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल बाद 1.5 लाख रहेगा, तो 1.5 लाख माई एक्सपेक्टेड, तो कितना डेविएशन हो रहा है, हाउ टू मेजर। सो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग रिस्क। तो रिस्क में पहला हम मेजर करते हैं वेरिएंस इन रिटर्न। वेरिएंस मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है, रिटर्न कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, वेरिएंस इन रिटर्न। दिस इज अ मेजर ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस, दिस इज अ मेजर ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न्स एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट। सो जो एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उन दोनों का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर, वो मेरा वेरिएंस होगा। उसका फॉर्मूला देखिए, सैंपल वेरिएंस किस तरीके से निकालता है, इसको एस स्मॉल एस से शो करते हैं और एस स्क्वायर इज वेरिएंस। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, यहां देखिए, ये जो एक्स आई है, दिस इज माई एक्चुअल रिटर्न, एक्स बार माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर, और जितने भी मेरे इस तरीके के इन्वेस्टमेंट होंगे उन सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n माइनस 1, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ पोर्टफोलियो, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझते हैं, सपोज मैंने एक SIP किया 1000 रुपए का पर मंथ, और मैं ये सोच रहा हूं कि पर मंथ मुझे ऑन एन एवरेज 4% का रिटर्न मिले पर मंथ। तो जो 4% दैट इज माई एक्स बार, और हर महीने जो मुझे रिटर्न मिलेगा दैट विल बी एक्स आई। सपोज किसी महीने 2% मिला, किसी महीने 5% मिला, किसी महीने 7% मिला, किसी महीने 3% मिला, किसी महीने 4% मिला, तो ये अलग अलग रिटर्न मिल रहा है और मेरा एक्सपेक्टेड कितना है, 4%। सो रिटर्न एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं n-1 कर देंगे, तो हमें सैंपल वेरिएंस मिलेगा। इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बहुत ज्यादा यूज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट, अगर हम इसका रूट ले लें, जो एस स्क्वायर इसका रूट कर दे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ वेरियस वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज -1। इसी चीज को बोल रहा है। अगर हम एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। ये देखिए फॉर्मूला, ये जो अंदर टर्म है, दिस इज नथिंग बट सैंपल वेरिएंस, ये वेरिएंस था, इसी का ये रूट ले लिया, यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सो दिस इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। सपोज फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, और ये याद रखेंगे, ये दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दोनों ही हेल्पफुल है टू मेजर रिस्क। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द सीरीज ऑफ डेटा। सपोज ये रिटर्न है एब्सोल्यूट टर्म में, ये दिया है 110, 117, 129, 300, 357, 100, 500, 630, 750, ये सीरीज ऑफ डेटा है, या हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टर्म में ये इतने रुपए मुझे अलग अलग साल में या अलग अलग महीने में मिल रहा है। मुझे ये देखना है ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। तो देखिए ये तरीका है, इसे टेबल फॉर्म में बना लेंगे, इस तरीके से आप डेटा को अरेंज कर लेंगे, है ना, 110, 117, 129, ये ऐसा। अब इसका एक ये हो गया x, ये हो गया x, ठीक है, ये एक्चुअल वाला। अब मुझे चाहिए एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड कैसे निकाल रहे हैं, देखिए एक्सपेक्टेड इज इन सभी को ऐड कर दो, सम, इन सभी को ऐड कर दो। तो ये जो हमने सम किया ये इस तरीके से आ गया, समेशन ऑफ x, इन सभी को ऐड कर देंगे, दैट विल बी समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, जितने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो डिवाइड बाय 9। सो इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 2993
डिवाइड बाय 9, जितना सैंपल है, जितने नंबर्स हैं, डिवाइड बाय 9। तो ये जो 332.55 आया, ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न। अरिथमेटिक मीन जिसको भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, दिस इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहां देखिए, ये टेबल में हर एक रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हो रहा है। मतलब 110 माइनस 332.55, 117 माइनस 332.55, 129 माइनस 332.55। इस तरीके से करेंगे तो आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार। ये एक्स आई हो गया, ये वाले सारे एक्स आई हो गए, और ये हो गया एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो ये सारा डेटा हमें मिलता है। अब इनको स्क्वायर, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जिससे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैलकुलेट होगा। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली, इसको स्क्वायर कर दो। देखो यहां पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करेंगे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये टेबल में सब वैल्यूज लिख लीजिए। अब इनके बाद इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। क्या किया, ये सारा रॉ डेटा था, इनका ऐड किया सबको, फिर डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ डेटा थे, तो मुझे मीन मिल गया, अरिथमेटिक मीन। हर एक को अरिथमेटिक मीन से माइनस कर दिया, फिर सभी को स्क्वायर कर दिया और सभी को ऐड कर दिया। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ये जो आपने किया, ये स्क्वायर किया और सबको ऐड कर दिया, मतलब ये वाली वैल्यू यहां आ गई। देखिए 4839, ये वाला वैल्यू यहां आ गया। डिवाइड बाय 8, ये 8 कैसे आया, n माइनस एन। एन क्या है, 9 है ना, n क्या है 9, 9 माइनस 1 कर देंगे, सॉरी 8 आ गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो दिस इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ गया। या उल्टा करो, पहले वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये जो ऐड किया है इन सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 8 कर दो, वेरिएंस आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। या पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ गया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज variance, sample variance. So these are types of risk. और ये दो मेथड हमने डिस्कस किए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अदर रिस्क पैरामीटर, जैसे कुछ अल्फा होता है और बीटा होता है, जो मार्केट रिस्क को डिफाइन करता है और इन्वेस्टमेंट रिस्क को डिफाइन करता है। उसका मेजरमेंट कैसे होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको फिर न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक दीजिए, या फिर जो चैनल है वहाँ पे फीडबैक नहीं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इससे रिलेटेड कुछ समझना है, उनको सभी को आप शेयर कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी टू क्लासमेट्स। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।